बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कैसे आप लोग? ठीक ठाक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। काफ़ी जो है वो दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो है वो इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे शेयर्स वगैरह परचेज़ किए जाते हैं, शेयर्स होते क्या है और क्या क्या टेक्निक्स हैं कि हम अपना पोर्टफोलियो बनाते हुए किन टेक्निक्स को जो है वो मद्देनज़र रखें और एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। फिर इसके साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर ऐसे कौन से जो है ना स्टेप्स हम कर सकते हैं कि हमारा जो है वो लॉस जो है वो कम से कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो। ख़ास तौर पर जो स्टॉप लॉस की टेक्निक्स वगैरह है कैसे अप्लाई की जाती है, बाइंग करते हुए, सेलिंग करते हुए, किस टाइम मार्केट में हम लोग जो है ना एंट्री पॉइंट होता है, किस टाइम जो है ना हमें एग्ज़िट करना चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि इस एक ही वीडियो में आपको सारा जो है वो कंप्लीट ब्रीफ करूँ, ताकि आपको बार बार जो है इधर उधर जो है वो दूसरी वीडियो के लिए ढूंढना ना पड़े। ये तो एक ही वीडियो होगी, ये थोड़ी सी लेंथी वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों ने बोर नहीं होना। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप कंप्लीट थॉरोली देखें। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि अगर मैं आपको किसी समझाते हुए किसी शेयर की या किसी स्टॉक की कोई एग्जांपल देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वही जो है स्टॉक ख़रीदना है। ये यहाँ पर जो आपको जो मिसाल एग्जांपल्स वगैरह या मिसालें देकर मैं आपको समझाऊंगा, उसका मकसद ये होगा कि आप उसको मॉडल समझकर उस तरह जिस तरह आपको टेक्निक समझाऊंगा आप बाकी शेयर्स पर अप्लाई करेंगे और आपने फ़ैसला ख़ुद करना है कि कौन सा शेयर जो है वो आपको ख़रीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरे सजेस्ट करने पर या मेरे एग्जांपल देने पर आपने ये नहीं फ़ैसला कर लेना कि मैंने यही वाला स्टॉक लेना है। ये शेयर ख़रीदना बेचना वो सारी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, नुकसान भी आपका अपना है। कम से कम उसका क्रेडिट मुझे नहीं देना आपको। मैंने वीडियो का मकसद ये है कि आपने इस स्टॉक मार्केट को कैसे जो है अंडरस्टैंड करना है, कैसे आप इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो फोकस करेंगे। ये जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.psx.com.pk। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ना इसकी सारी डिटेल जो है वो मिलेगी। यहाँ से जो है ना हम इसको बेसिकली हम इसको स्टार्ट करते हैं कि जो है ना शेयर्स वगैरह ये होते क्या है। ये वैसे तो बहुत सी वीडियोस वगैरह मौजूद हैं जो ये आपको अच्छे तरीके से भी बता सकती है कि शेयर्स वगैरह के डिटेल्स से होते क्या हैं। ये तो मुख्तसर मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि अगर आप लोग न्यू हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो सवाल ये होता है कि आप क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसका आसान सा आंसर है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पैसे अर्न कर सकते हैं, यानी एक साइड बिज़नेस के तौर पर आप इसको जो है वो अब कर सकते हैं, या फुल टाइम बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। इसको वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये एक ऐसा सेफ़ बिज़नेस है कि आप अपने पैसे अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और जो आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप कोई और बिज़नेस करते हैं, उसके बिज़नेस के अपने लवाजमात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई दुकान खोलते हैं, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ज़रूरी नहीं आप दुकान ही खोलें, कोई और बिज़नेस भी आप करते हैं। मसलन एक छोटी सी मिसाल है कि एक बंदा एक दुकान खोलता है, उस दुकान में फिर पहले उसको एक जगह चाहिए, एक किराए के लिए जो है ना वो जगह हाल या कोई दुकान टाइप पहले किराए पर लेगा, फिर माल कहीं से लाएगा, फिर वहाँ पर माल रखेगा, फिर उसको पता नहीं है कि उस मार्केट के अंदर कौन सा गाहक मौजूद है जो उसकी चीज़ें ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा। तो एक ज़रा मुश्किल, कठिन और एक एक्सपीरियंस वाला काम है। अगर आपको तजर्बा है तो आप उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें भी 50% चांस है कि आपकी दुकान चले ना चले। पहले तो 3-4 महीने तो यही होता है कि जेब से किराए वगैरह देने पड़ते हैं। तो जिस भी बिज़नेस का आप लोग अगर कंपैरिजन स्टॉक मार्केट से करेंगे, तो स्टॉक मार्केट हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बिज़नेस है कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए और अगले ही दिन या कुछ ही लम्हे में आपका दिल नहीं करता कि जी मैं नहीं कर सकता ये काम। आप अपने पैसे जो है वो अपने, अगर आपने स्टॉक ख़रीदे तो उनको बेच दें और अपने पैसे विड्रॉ करवा लें। सिंपल एंट्री और एग्ज़िट आसानी से हो जाएगी। तो इसके लिए इतने लंबे झंझट की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कम से कम थोड़ी बहुत इसकी लर्निंग भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि
कैसे स्टॉक मार्केट में एंट्री की जाती है, कैसे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद कैसे जो है वो हमने जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है और कैसे अपने पैसों को इंक्रीज़ करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले उसकी नो हो जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चलता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं शेयर्स। जो आप स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स वगैरह ख़रीदते हैं हम उनकी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर्स बेसिकली क्या है, यानी आप स्टॉक मार्केट में नहीं कहा जाता कि आप शेयर ख़रीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। शेयर बेसिकली कोई भी कंपनी है वो अपनी जो है वो लिस्टिंग करती है स्टॉक मार्केट में, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, पब्लिक में करती है। तो फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक की कोई कंपनी है, PSU की एग्जांपल ले लें या JDCL की एग्जांपल ले लें, कोई भी स्टॉक की कंपनी, यानी आप ये अंदाज़ा लगा लें कि फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि अगर किसी कंपनी की वर्थ जो है वो 1 करोड़ रुपये है, तो उस 1 करोड़ में आपको वो मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट की वो जो कंपनी है वो 1 लाख रुपया चाहती है कि मैं अपना पार्टनर जो है वो पब्लिक को बना लूँ। यानी उस करोड़ में वो 1% या 1 लाख रुपया जो है वो पब्लिक का भी लेती है अपने उस जो है ना कंपनी में। हो सकता है इसकी भी बहुत सी सूरत हाल होती है, यानी क्यों वो पब्लिक में अपनी कंपनी जो है ना वो लिस्टिंग कर रही है, इसकी वजह यह भी होती है कि उसको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है या वो अपने शेयर होल्डर्स को बढ़ाना चाहती है। तो अगर कोई कंपनी अपना 1%, 2%, 3% कुछ भी हो सकता है, तो अपनी अगर जो है ख़ास तौर पर यानी इसमें पब्लिक को अपने साथ इन्वॉल्व करती है, तो वो जो है वो शेयर्स जो है वो फिर आम पब्लिक में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अगर पहले कंपनी का मालिक एक था, अगर उसने 1 लाख रुपए के हज़ारों शेयर जो है वो पब्लिक में आम कर दिए हैं, पब्लिक उसके लिए अप्लाई करके उस शेयर जो है ना उसके मालिक बन जाते हैं, तो फिर यानी हम कह सकते हैं कि उसने और जो है ना पब्लिक्स को जो है ना अपने उस जो है ना स्टॉक मार्केट के साथ शेयर होल्डर बना लिया ये। तो बहुत सी कंपनी इस तरह करती हैं कि अपने जो है वो शेयर्स को पब्लिक के साथ शेयर करती हैं और जो है ना उनको भी ऑनर बनाती हैं। इससे उनको क्या फ़ायदा होता है, इससे यानी जो आप लोग शेयर ख़रीदेंगे जो पैसा आएगा वो आपका उस कंपनी के साथ जो है वो जुड़ जाएगा ये। तो उस कंपनी का फ़ायदा नुकसान के साथ आप लोग भी साथ एसोसिएट हो जाते हैं ये। तो ये सिंपल सा एक फ़लसफ़ा है इस शेयर्स का, यानी आप शेयर ख़रीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप शेयर ख़रीदते तो ये शेयर हवा में चले जाते हैं, हवा में नहीं चले जाते ये शेयर्स। यानी आप जब शेयर ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर किसी कंपनी का शेयर ख़रीद रहे हैं, आप उस प्रॉपर उस कंपनी का शेयर होल्डर आप बन गए ये। तो शेयर होल्डर बनने का मतलब ये भी है कि जब वो कंपनी की जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं साल में 4 दफ़ा वो अपनी रिपोर्ट वगैरह जब शाया करता है, ख़ास तौर पर जब फाइनल रिपोर्ट होती है, तो वो स्पेशल वो कंपनी जो है आपको भी इन्विटेशन देगी, आप उस कंपनी की मीटिंग में जो है वो शामिल होंगे, क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 100 शेयर भी हैं या 1 शेयर भी है उस कंपनी का, तो आप भी उस कंपनी के मालिक ही समझे जाएंगे। तो जब वो कंपनी अपनी जो है फर्स्ट क्वार्टर की या सेकंड क्वार्टर की या थर्ड क्वार्टर की या फाइनल जो है ना फाइनेंशियल रिज़ल्ट की जब मीटिंग होगी, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो आपको भी इनविटेशन दी जाएगी और इवन कि उसकी रिपोर्ट आपको भी सेंड की जाएगी, चाहे आपके पास 1 शेयर ही क्यों ना हो। तो ये जो है ये आप ये ना समझें कि आपने शेयर ख़रीदे और इसको कंपनी से क्या, यानी ये कंपनी को मेरे साथ क्या लिंक है। तो कंपनी के आप एक जो है ना बाइज़्ज़त किस्म के पार्टनर बन चुके हैं, कंपनी आपको साथ ही रखेगी। चलिए अब इसके बाद जो हम ये तो आपको पता चल गया शेयर्स जो हम कैसे जो है ना शेयर्स होते क्या ये। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि शेयर जो है वो कैसे, यानी हम लोग इसको परचेज़ बाइंग वगैरह कैसे करते हैं, ये इसका पार्ट नंबर 2। यानी हम आगे चलते हैं कि शेयर हम कैसे ख़रीदेंगे या कैसे हम इसका जो है ना एलिजिबल हो सकते हैं कि हम स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो कर सकें। चलें अब जो है ना हम देखते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। इसका यानी तरीक़ाकार आप इस तरह समझ लें कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब आपको जो है आपको हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप A पर्सन है, ये B में हम लिख देते हैं आपका ब्रोकर, और तीसरे नंबर पर आपका जो रिस्पेक्टिव बैंक है उसका नाम लिख देते हैं ये। अब इस ट्रायंगल को आप लोग समझने की कोशिश करें, यानी आप स्टॉक मार्केट में अगर आप लोग रजिस्टर होना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले आप जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं ये, ठीक है, ये स्टॉक मार्केट के रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आपने इनके पास अपना अकाउंट खुलवाना है ये, ठीक है। तो कैसे अकाउंट खोले जाते हैं, यानी आप पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट के रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन से हैं ये,
ठीक है। जैसे अगर आप लोग पिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं या कराची में मौजूद हैं या लाहौर में, जो बड़े बड़े शहरों में स्टॉक मार्केट के जो है वो एक ख़ास ऑफिस रखे गए हैं जहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं। और इवन कि आप इनकी वेबसाइट से भी जो है वो चेक कर सकते हैं कि इनके कौन से जो है ना रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं या नहीं है। और ख़ास तौर पर PSX है या SCCP की जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसका जो है ना आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन कौन से ब्रोकर जो हैं वो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं जो लाइसेंस वाले हैं। तो इसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि आपने अपना अकाउंट जो है वो किसी स्टॉक मार्केट के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, जो SCCP से जिनका लाइसेंस जारी किया होता है, उनके पास आपने अकाउंट खोलना है। ये वो आपको SCCP की वेबसाइट से जो है वो आसानी से पता चल जाएगा कि कौन कौन से ब्रोकर्स जो हैं वो अच्छे ब्रोकर हैं। तो यहाँ पर जो है ना ब्रोकर का इंतखाब जो है आपने ख़ुद करना है। ये तो आप जब ब्रोकर का इंतखाब कर लेंगे तो इसका तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है कि आप इसके पास जाएंगे, ये आपको एक फ़ॉर्म देगा, उस फॉर्म पर जो है आपने मुकम्मल तौर पर अपने जो है ना सारे क्वाइफ वगैरह लिखने हैं, सारी डिटेल वगैरह आप लोग लिखेंगे उसमें। और उस डिटेल के बाद जो है जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो आपको बाकायदा तौर पर ईमेल के ज़रिए और मैसेजेस के ज़रिए SCCP की तरफ से जो है वो कंफर्मेशन भी मिल जाएगी कि आप जो है वो आपका अकाउंट स्टॉक मार्केट में ओपन हो चुका है। ये जब आपका अकाउंट स्टॉक मार्केट में ओपन हो गया, आप किसी ब्रोकर के पास रजिस्टर्ड हो गए, ब्रोकर के यहाँ पर ये भी नहीं, ब्रोकर बेसिकली आपके और शेयर के दरमियान जो है आप कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। ये इस ब्रोकर के थ्रू जो है आपने यानी अकाउंट खोला, अब आप चाहें तो इस ब्रोकर के थ्रू आप शेयर ख़रीदें बेचें, या डायरेक्ट जो है आप ऑनलाइन टर्मिनल आ गए, आप अपने घर में बैठे बैठे अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर आप ख़ुद बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। सिर्फ बीच में ब्रोकर का काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बैंक का काम होता है। जैसे आप बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलाते हैं, आपके पैसे बैंक के अंदर मौजूद होते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप बैंक में से जो है ना बार बार आपको आने जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से आपने पैसे निकलवा लिए और साथ पैसे आपने जमा करवा दिए। तो यानी आप ये मेन प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। ये अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बैंक, यहाँ पर एक और चीज़ भी लिखो, यानी ये ट्रायंगल बनाने का मकसद ये है कि आपने अपने जो पैसे वगैरह होते हैं, यानी अपना बैंक के अकाउंट में, तो आप बैंक अकाउंट होना भी ज़रूरी है, इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट होगा। आपने अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए यानी अपने बैंक अकाउंट का कोई चेक वगैरह होगा, यानी जब आपने ब्रोकर को पैसे जमा करवाने होंगे, यानी यहाँ पर अपने यानी आपके पास 2 अकाउंट होंगे। एक अकाउंट तो आपका अपने बैंक में अकाउंट है ये, ठीक है, इसको हम A कर देते हैं। एक अकाउंट ये हो गया 1, और दूसरा अकाउंट जो है ये आपके पास ब्रोकर के पास अकाउंट हो जाएगा। ये बैंक का सिंपल अकाउंट है जो आप लोग अपने बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट वगैरह करते हैं। ये तो वो सिंपल सा बैंक का फ़लसफ़ा है, ये जो आपने सेविंग अकाउंट खोला हुआ है या करंट अकाउंट खोला हुआ है बैंक के अंदर। फिर आपका दूसरा अकाउंट स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपने ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलाया। ये अब आपने जो अपनी जो है ना शेयर्स वगैरह आपने जो ख़रीदने हैं या बेचने हैं, उसके लिए ज़ाहिर बात है आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो एक तो पैसे आपके इस बैंक में तो होंगे ही होंगे जिससे आप लोग शेयर ख़रीदेंगे, ये पैसे अपने यहाँ पर रखे हुए। अब यहाँ से आप क्रॉस चेक के ज़रिए ये पैसे जो है ये क्रॉस चेक देकर इस ब्रोकर को जमा करवाएंगे। ये तो आपके यानी उस क्रॉस चेक के पैसे बैंक से ट्रांसफ़र होके आपके इस ब्रोकर अकाउंट 2 में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये जब आपके पैसे इस ब्रोकर अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अब आपने जो है क्या करना है, अब आप जो है ना जो आपने शेयर सेलेक्ट किए कि मैं ये शेयर ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप जो है ब्रोकर को कॉल करेंगे या ब्रोकर के पास जाएंगे, या ब्रोकर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने मोबाइल पर ऑनलाइन सर्विस जो है स्टॉक मार्केट की, आप प्ले स्टोर से इनकी जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड की जाती है, कैसे मोबाइल पर ही आप लोग बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, या स्मार्टफोन पर या कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर कैसे इसको किया जा सकता है। तो जब आप यानी आप लोगों का अकाउंट ब्रोकर में यानी पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए, आप जो है ना आप जो है ना आराम से स्टॉक मार्केट के शेयर्स वगैरह जो है वो ख़रीद सकते हैं जो आपके अकाउंट में, जैसे आपके बैंक के अंदर पैसे सेव होते हैं, उसके आप स्टेटमेंट देखते हैं तो आपके पैसे क्रेडिट हुए होते हैं, इसी तरह आपके शेयर्स भी आपके इस अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं। ये फिर इसमें अगला स्टेप ये होता है, ये तो आपने अपने पैसे डाले, अपने शेयर ख़रीदे, और जब आप अपने शेयर्स बेचेंगे तो भी उनकी जो रकम होगी, पैसे होंगे, वो आपके इस अकाउंट में जो है वो आ जाएंगे क्रेडिट के तौर पर। ये
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 के जो है ना 500 कोई शेयर ख़रीदे 10,000 रुपये के, और आपने जब वो शेयर बेचे तो आपको 2,000 का प्रॉफिट हुआ, 12,000 रुपये आपके पास आ गए, तो 12,000 जो है ना आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अब आप 12,000 रुपये जब निकलवाना चाहते हैं तो यही जो है ना आप जो है वो इस ब्रोकर से कहेंगे कि मेरा 12,000 का जो है वो एक चेक बना दे, यानी मैं ये पैसे निकलवाना चाहता हूँ, तो वो आपको एक चेक बना देगा आपके नाम का। आप वो चेक अपने बैंक में जमा करवाएंगे और वही पैसे जो है वो आपके बैंक में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये ठीक हो गया। ये तो एक यानी सिंपल सी यानी आसान सी चीज़ है कि आपने यानी बैंक से पैसे यहाँ पर भिजवाए और यहीं से फिर पैसे जो है अपने बैंक के ज़रिए चेक की सूरत में जो है वो भिजवाए जाते हैं, यानी कैश नहीं होता इसमें। जो है ना एक ख़ास लिमिट है, बस 25,000 से कम अगर रकम है तो बस ब्रोकर जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अब जो है ना SCCP की तरफ से सख्ती से हदायत है कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाए वो चेक के ज़रिए की जाए, क्रॉस चेक के ज़रिए। तो उमूमन यही होता है कि चेक के ही ज़रिए आप अपने पैसे अपने बैंक से जो ब्रोकर को देंगे और चेक ही के ज़रिए वापस ब्रोकर से लेकर अपने बैंक में डालेंगे जब आप शेयर्स को सेल करेंगे। ये ठीक है। ये भी तकरीबन आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है फिर हमने जब हमारे पैसे ब्रोकर अकाउंट में आ के अब हमने सबसे पहले कौन सी कंपनीज़ का जो है वो इंतखाब करना है और फिर कैसे हम लोगों ने शेयर ख़रीदने और बेचने, अब ये इसका जो है हम लोग देखते हैं। ये अब हम देखते अब जो है ना इसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कौन सी कंपनीज़ हैं जिसमें आपने बाइंग एंड सेलिंग वगैरह जो है करनी है, कौन से शेयर्स आपने ख़रीदने हैं, और ख़ास तौर पर जो पोर्टफोलियो जिसको कहा जाता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो जिससे आपकी अर्निंग जो है वो बहुत अच्छी हो, वो आपने जो है वो कैसे उसका इंतखाब करना है। ये तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज़ वगैरह कितनी कंपनीज़ है, कौन सी कंपनीज़ है। कुछ की मैं एग्जांपल देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर बेतहाशा कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने शेयर जो है वो पब्लिक में लिस्ट किए हुए हैं। आप उनके शेयर्स वगैरह ख़रीद सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी मुख्तलिफ रेंज में होती है। कम से कम जो है वो कोई भी प्राइस हो सकती है। कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो कुछ पैसों में है, कुछ 1 रुपये में, कुछ 2 रुपये में, कुछ 10 रुपये में, कुछ 15 में, कुछ हज़ारों में, कुछ 10-10 हज़ार रुपये के भी शेयर जो है वो मौजूद है, कुछ 10,000 से ऊपर के भी शेयर जो है वो मौजूद है। यानी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो प्राइस है यानी वो डिफरेंट वेरी रेंज करती है। ये तो आपने जो है ना ये यानी इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास पैसे कितने हैं और उसको जो है ना आपने कैसे कितने पैसों के कितने शेयर्स पर आप ख़रीद सकते हैं। ये तो सबसे पहले यानी आपके पास फॉर एग्जांपल कंपनीज़ में जाने से पहले ये आपको समझा दो कि कैसे आप शेयर कितने ख़रीद सकते हैं, कितने पैसों के। बस आपके पास अगर आपने 1 लाख रुपया आपने रखा हुआ है, ये ठीक है, 1 लाख रुपए में आप लोग किसी भी कंपनी का जो शेयर है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि किसी एक कंपनी का शेयर 20 रुपये का, ये तो आप जो है ना उस 20 रुपये के जो है ना उस 1 लाख, ज़रूरी नहीं है सारे के सारे एक ही कंपनी के आप शेयर ख़रीद लें, आप जो है ना मुख्तलिफ पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है, यानी ये भी एक स्टॉक मार्केट की टेक्निक होती है कि आप एक ही कंपनी के सारे शेयर ना ख़रीदें, मुख्तलिफ कंपनीज़ के और मुख्तलिफ जो है वो सेक्टर्स के अच्छे अच्छे शेयर ख़रीदें ताकि वेरी करें। अगर शेयर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से नीचे भी आ जाता है तो दूसरे जो है वो ऊपर ही जाएंगे, यानी कि वो दूसरों पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होता कि आपके सारे शेयर एकदम नीचे गिरना शुरू हो जाए, बस जो है ना सेक्टर्स ऊपर होते हैं, बस नीचे होते हैं। तो अगर आप एक ही कंपनी का एक शेयर ख़रीद लेंगे तो वो जब नीचे आएगा तो उसका लॉस जो है वो ज़्यादा है और उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपको यानी यही मैं सजेस्ट करूँगा कि मुख्तलिफ यानी आपने सेक्टर्स का जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो सेक्टर्स, अभी हम थोड़े से सेक्टर्स को भी डिस्कस करते हैं, तो आप हर सेक्टर के जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आप उनका इंतखाब करें। तो यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का जो है ना वो शेयर की प्राइस 20 रुपये है, तो आप वो 500 जो है वो आप शेयर ख़रीदते हैं उस कंपनी के 20 रुपये के रेट के हिसाब से, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें तो 500 और 2 ये तकरीबन जो है ना आपके कितने बन जाएंगे, ये 10,000 के करीब यानी रुपीस लगे ये। ठीक है, यानी आपने 1 लाख रुपए में से 500 शेयर किसी भी कंपनी के जो है ना वो आपने शेयर ख़रीदे और वो आपके जो पैसे लगे तकरीबन 10,000 रुपये है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो है वो टैक्स वगैरह भी होता है, माइनर सा टैक्स होता है। ठीक है, बाइंग पर तो यहाँ पर जो है ना ये 10,000 रुपये के आपने शेयर ख़रीदे, तो अब आपकी 1 लाख की रकम में से 10,000 जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास अब पीछे अमाउंट जो रह जाएगी 90,000 प्लस
500 शेयर्स जो है वो जिस कंपनी के आपने ख़रीदे। तो इसी तरह आप थोड़े थोड़े करके जो है वो शेयर ख़रीदते रहे, जितनी उस कंपनी की अलॉट होती है। बस कंपनी जो है ना उसके आप 100 शेयर ख़रीद सकते हैं मिनिमम, बास के 500 ख़रीद सकते हैं, बास के तो ऐसे यानी आ रहे कि यानी एक अलॉट होती है। जो बड़े शेयर्स होते हैं उसके तकरीबन आप लोग जो है ना वो 100 भी शेयर्स जो है ख़रीद सकते हैं, लेकिन जो छोटे शेयर होते हैं उनके अलॉट होती है कम से कम आप 500 ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जितने मर्ज़ी ख़रीद लें उसके शेयर्स। तो अपने अमाउंट को देखते हुए तो इस तरह जो है ना आपने जो है ना अपने हिसाब से जो है वो देखना है कि आपके पास अमाउंट कितनी है और आप कितने शेयर्स जो है ना किसी कंपनी के जो है वो ख़रीद सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से जो है वो कंपनीज़ जो है वो हम लोग जो है ना उसमें हम बाइंग एंड सेलिंग करें। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनीज़ के फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो है वो सेक्टर्स होते हैं, उस सेक्टर्स में आगे फर्दर कंपनीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हम कहते हैं कि पहला सेक्टर जो है वो ऑटोमोबाइल का सेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो कंपनी है वो इस सेक्टर में होंगी। इसी तरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ पर होंगी। फिर ऑयल मार्केटिंग, इसी तरह ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उसका एक अलग सेक्टर है, उसके अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ होंगी। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, सारी कंपनी का अलग एक सेक्टर बना हुआ है। इसी तरह कोई और आगे एग्जांपल ले लेते हैं, स्टील की एग्जांपल ले लेते हैं। स्टील की यानी जितना भी पूरी स्टील की कंपनीज़ हैं वो सारा अलग सेक्टर बना हुआ है, सारी स्टील की कंपनियाँ इस सेक्टर के अंदर होंगी। इसी तरह सीमेंट की बात करें तो सीमेंट की सारी कंपनी इस सेक्टर के अंदर होंगी। इसी तरह बैंक्स की बात करें तो सारे बैंक्स वगैरह जो है वो इसका जो है ना सेक्टर के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर जो है ना आप लोग यानी ये देखें कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे पास। तो डिफरेंट सेक्टर्स में आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना है, कुछ ऑटो में, कुछ ऑयल मार्केटिंग में, कुछ ऑयल एक्सप्लोरेशन में, कुछ फार्मास्यूटिकल में, कुछ स्टील में, सीमेंट में, बैंक में। ये आप डिपेंड करता है कि आपने जो है ना किस सेक्टर में और कौन कौन से सेक्टर में जाना है। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने देखना है कि जो हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं उन हालात के मुताबिक जो है कौन सा सेक्टर जो है वो ज़्यादा ग्रो करने का चांस है। ये यानी किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, किस सेक्टर की जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रही है, किसकी सेक्टर में जो है ना कंपनीज़ की एक्सपेंशन हो रही है। तो इसका जो है ना वो आपने इंतखाब करना है। ये तो इन सेक्टर्स में से जो इनकी जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं उनका आपने इंतखाब करना है, उनको सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने थोड़ा इसमें से इन्वेस्ट किया, इसमें से, इनमें से, इनमें से, इनमें से, इनमें से, तो ये आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि कंपनीज़ का हम कैसे इंतखाब करें, यानी कौन सी कंपनी अच्छी है ये हमें कैसे पता लग सकता है। ये ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि कौन सी कंपनीज़ में हमें इन्वेस्टमेंट जो है वो करनी चाहिए। इसको मैं आप लोग कंप्यूटर से भी आपको इसको यानी वेबसाइट से भी डिफरेंट समझाऊंगा कि डिफरेंट वेबसाइट जो है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो हेल्पिंग मटेरियल के तौर पर मौजूद है। ख़ुद स्टॉक मार्केट की जो वेबसाइट है psx.com, इसके अंदर भी बहुत डिटेल मौजूद है कि आप एक अच्छी कंपनी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो इसमें यानी जो मैं आपको यानी सजेशन दूँगा कि आप कोशिश करें कि ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें जो डिविडेंड पे करते हैं। ये ठीक है, अब आप कहेंगे डिविडेंड यानी डिविडेंड का मतलब क्या है। डिविडेंड का मतलब ये है कि जब कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो कंपनी आपको जो है वो प्रॉफिट आपके दरमियान जो है वो शेयर करती है। ये उसको हम कहते हैं डिविडेंड। यानी दो ही चीज़ें इसमें होती हैं। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो उस कंपनी का जो कैपिटल गेन है, ठीक है, ये कितना है, और दूसरे नंबर पर डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड में फिर आगे वो बोनस वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसमें यानी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि जब उनको कोई प्रॉफिट वगैरह होता है तो वो प्रॉफिट जो है वो आप जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें वो प्रॉफिट शेयर करती है। यानी उसका जो इंसेंटिव है, यानी जो उसका प्रॉफिट हुआ वो चाहती है कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को भी ये प्रॉफिट शेयर करूं। वो जो प्रॉफिट शेयर किया जाता है वो डिविडेंड की शक्ल में या बोनस की शक्ल में किया जाता है। ये बाज़ औक़ात कैश की सूरत में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं वो डिविडेंड। बाज़ औक़ात आपने शेयर ख़रीदे हुए कंपनी कुछ शेयर्स आपके अकाउंट में जो है वो एज अ बोनस के तौर पर दे देती है। आपके पास 1000 शेयर है, कंपनी 100 शेयर मज़ीद आपको देना चाहती है एज अ प्रॉफिट के तौर पर, तो वो 100 शेयर आपके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि कंपनी डिविडेंड और बोनस यानी कंपनी को फ़ायदा होता है तो कंपनी वो फ़ायदा जो है वो शेयर होल्डर को तो नहीं देती, लेकिन अपने जो उस कंपनी के अंदर मज़ीद उसके अंदर इन्वेस्ट कर देती है। ये
ठीक है, उसके अंदर जब इन्वेस्ट करेगी तो कंपनी जो है मज़ीद उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा। ये तो आपको यानी ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी की वर्थ जो है वो, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कंपनी की वर्थ यानी जो कंपनी की टोटल वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपये है और उसके शेयर की प्राइस जो है वो 15 रुपये है, तो कंपनी को जब फ़ायदा होता है, उसके अंदर कैपिटल गेन होता है, वो मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्ट करती है और उसकी वर्थ इंक्रीज़ होकर 1 करोड़ से जो है वो 1 करोड़ एंड हम इसको कर देते हैं 10 लाख कर देते हैं, यानी ये कंपनी की वर्थ अब इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली जो शेयर की प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होगी। जिस हिसाब से कंपनी की वर्थ इंक्रीज़ हुई है उसी तरह कंपनी का जो शेयर है 15 रुपये से बढ़कर जो है वो 20 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अब कंपनी की वो वर्थ नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि अब कंपनी को फ़ायदा हुआ है, कंपनी के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट हुई है तो उसका शेयर बढ़ता जाता है। तो इसी तरह आपने यानी ये कोशिश करनी है कि ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है जिनकी जो है वो वर्थ बढ़ती रहे, जिनके अंदर एक्सपेंशन होती रहे। अगर एक कंपनी जो है वो कहती है कि मैं अपनी आप को यानी मैं एक्सपेंड करना चाह रही हूँ, मैं मज़ीद इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही हूँ कंपनी के अंदर और अगले कुछ सालों में मेरी कंपनी जो है अगर 5 मिलियन टन सीमेंट पैदा कर रही है और कुछ अरसे के बाद वो 25 मिलियन टन सीमेंट पैदा करेगी, तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी 5 मिलियन से 25 मिलियन की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर उस कंपनी का शेयर 20 रुपये है तो 3-4 सालों में उसका जो शेयर है उसी को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 रुपीज़ का हो जाएगा। ये यानी सारी बात है, जितनी उसकी वर्थ होगी उसके मुताबिक उसके शेयर की जो है ना वैल्यू भी होगी। ये तो शेयर की वैल्यू को हम कैसे जो है ना डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि इस कंपनी की वर्थ इतनी है, इस कंपनी का शेयर इतनी प्राइस का होना चाहिए। ये भी यानी एक पूरा नॉलेज है इकनॉमिक्स का जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए मैं आपको कुछ इसके क्लू दे दूंगा, उसको यानी आपने मद्देनज़र रखने है कि कैसे हमें इसका अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। ये तो यहाँ पर आपको तकरीबन समझ आ गया होगा कि कैसे जो है कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो हमने ऐसी कंपनी का इंतखाब करना है जो एवर ग्रोइंग कंपनी है, जो अच्छी कंपनी है, जो एक्सपेंड हो रही है, जिनको लॉस कम से कम होता है, जिनको नुकसान कम है। ये ना हो कि हम उस कंपनी में ख़रीदें जिनका एक्सपेंशन होने के बजाय या कैपिटल गेन होने के बजाय जिनका लॉस होता है। तो आपने कोशिश करना है लॉस वाली कंपनी से बाहर ही निकलने की कोशिश करनी है, लॉस वाली कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी कंपनी है ये, ठीक है, उस कंपनी में कौन सी ऐसी चीज़ें जो है हमने देखनी है कि हम उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। ये सबसे पहले बात तो ये होगी कि हमने ऐसी कंपनी देखनी है जो जिसका फ्यूचर अच्छा हो, जो है ना ग्रोइंग कंपनी हो, एक्सपेंशन वाली कंपनी हो, जिसका एक नाम हो, जो डिविडेंड भी देती हो, जिसका कैपिटल गेन भी इंक्रीज़ होता हो। तो ऐसी यानी हमने कंपनी देखनी है। और एक और मैं आपको इसकी जो है ना इसका जो है ना मैं एक और भी आपको बता दूं, यानी कि आपने ये भी करना है कि ये यानी ज़रूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड देती हो उसकी जो है ना कैपिटल गेन उसमें ना होता हो। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है ना बाद जो डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है वो कुछ डिविडेंड जो है ना पब्लिक को देती है, लेकिन कुछ पैसा कैपिटल गेन की शक्ल में कंपनी में इन्वेस्ट भी करती है। तो एक तो डिविडेंड भी पे कर रही होती है और उसकी वर्थ भी जो है वो साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी कंपनी को ख़रीदते हैं तो उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हमने जहन में रखना है। ये नंबर 1, आप जब किसी कंपनी को जो है वो ख़रीदने लगे तो उसके अंदर सबसे पहले आप उसका पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का मतलब ये होता है कि आप उस कंपनी का पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड देखें। रिकॉर्ड में आपने क्या देखना है, रिकॉर्ड में आपने देखना है कि कंपनी जो है आज से 10 साल पहले किस जगह पर ट्रेड कर रही थी, उसका लो लेवल क्या था, हाई लेवल क्या था, 9 साल के बाद क्या पोजीशन थी, 8 साल के बाद क्या पोजीशन थी, 6 साल के बाद क्या पोजीशन थी, 5 साल के बाद क्या पोजीशन, यानी कंपनी कैसे कैसे जो है वो हर साल उसका पीरियोडिक बढ़ता जा रहा है, यानी कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है, कंपनी की प्रोग्रेस की क्या पोजीशन है, ये उसके शेयर। ठीक है, अब जो है ना आपने देखना है कि पीरियोडिक मंथ का यानी क्या हिसाब किताब है कि एक महीने के अंदर अंदर कंपनी के अंदर क्या उतार चढ़ाव जो है वो आ रहा है, किस रेट पर वो हाई जा रही है, किस पर लो जा रही है, एक महीने का उसका साइकिल क्या है ये। ठीक है, इसको भी आपने स्टडी करना है। फिर उसके बाद जो है कोशिश करनी है कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। फिर 3rd नंबर पर आ जाता है फाइनेंशियल्स। ठीक है, आपने जो है वो इस कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स देखने। फाइनेंशियल मतलब कि आपने उसकी जो रिपोर्ट्स वगैरह है पिछले 10 साल रिपोर्ट को जो है ना आपने स्टडी करना है कि उस 10 साल में उस कंपनी ने कितना डिविडेंड दिया, कितना उसका EPS रहा, कितनी उसकी प्रॉफिट अर्निंग रही। तो ये इन चीज़ों को आपने
जो है ना वो चेक करना है कि क्या उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो पॉजिटिव जा रही है, माइनस जा रही है, कंपनी की वर्थ इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब आप कहेंगे कि ये तो मुश्किल काम है, ये हम कैसे देख सकते हैं। मैं आपको जो है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल करके जो है कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना समझा के, यानी आपको वेबसाइट के ज़रिए प्रॉपर डिस्प्ले करके आपको समझाऊँ, उससे आपको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो बहरहाल आपके जहन में होना चाहिए कि हमने कैसे डिविडेंड चेक करना है, तो कैसे चेक किया जाता है वो फिर मैं आपको उसके ज़रिए समझाऊंगा। तो जब आपने ये 3 चीज़ें देख ली कि पीरियोडिक 10 ईयर्स को भी आपने स्टडी कर लिया, फिर उसके अलावा पीरियोडिक 1 मंथ को भी आपने उसको स्टडी कर लिया, और ख़ास तौर पर आपने उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी मोटा मोटा देख लिया कि ये इस कंपनी का फाइनेंशियल है कि पहले कंपनी की जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अर्निंग पर शेयर जो है ना 5 रुपये थी, फिर बढ़ती बड़ी इंक्रीज़ होती गई उसकी अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे डिविडेंड की जो है वो उस कंपनी की जो फेस वैल्यू जो है वो कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी वर्थ उसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे उसका अंदाज़ा लगाएंगे वो भी फिर मैं आपको बता दूंगा। यानी इसका यानी एक क्लू होता है। वैसे तो वो पूरा कैलकुलेशन की जाती है कि अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट करनी है, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं वैल्यू निकालने में, लेकिन एक आसान तरीके से मैं आपको एक आसान सा आइडिया दे दूंगा कि यानी बस आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैसे इसको किया जाता है। फिर इसमें एक और चीज़ भी होती है कि जब हम कंपनी के शेयर्स ख़रीद लेते हैं, ये ठीक है, अब ख़रीदना कैसे है, हमने जब कंपनी के शेयर जब ख़रीद लेते हैं, जब हम ऑनलाइन जब टर्मिनल लेंगे उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि ऑनलाइन जो है ना आप कैसे शेयर्स ख़रीदते हैं, ठीक है। तो आप जब आप शेयर ख़रीदते हैं, फिर आप शेयर ख़रीदने के बाद आप पहले तो आपके ये जहन में होना चाहिए कि आपने कंपनी को कितने अरसे के लिए आप ख़रीद रहे हैं उस शेयर को। आपके जहन में क्या है, आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए या आपने मीडियम टर्म के लिए लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर ख़रीद रहे हैं, ठीक है। इसको भी यानी हम लिख लेते हैं साथ ही, ताकि ये चीज़ें जहन में रहें, फिर आगे हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ठीक है। तो यानी अगर आप लोग जो है वो शेयर्स को ख़रीद रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कंपनी का जो शेयर है, आप उसको आपके जहन में होना चाहिए कि आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं उसको, या आप उसको मीडियम टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीद रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कि जिनको आप लोग यानी आपने शेयर ख़रीदा और कुछ लम्हे के बाद या 1-2 दिन के बाद आपने वो शेयर जो है वो बेच दिया। ऐसे शेयर हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म, यानी आपने फ़ौरन ख़रीदे, फ़ौरन बेच दिए, फिर लिए, फिर बेचे, फिर लिए, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कुछ शेयर होते हैं आप चाहते हैं कि मैं इसको 2-3 महीनों के लिए जो है वो होल्ड करके रखूँ, उसको हम लोग मीडियम टर्म भी शेयर कहा जाता है, यानी आपने उसको 2-3 महीने के लिए रखना है। और कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसको आप कहते हैं कि मैं इसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए रखना चाहता हूँ, 4 से 5 साल या 2 से 3 साल या 8 से 10 साल तक मैं इसको होल्ड करके रखूँगा, और मैं उसका डिविडेंड जो है वो एंजॉय करता रहूँ, उसका कैपिटल जो है उसकी वैल्यू जो इंक्रीज़ होती रहे, मेरे जो है ना प्राइसेस में जो मेरा रेट है, यानी जो मेरे पैसे हैं उसकी वर्थ जो है वो कंपनी के साथ साथ इंक्रीज़ होती रहे। तो ये जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो शेयर ख़रीदे जाते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म। तो तीनों ही तकरीबन जो है वो सही है, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि या मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो शेयर ख़रीदें, तो वो बहुत ज़बरदस्त है, यानी वो ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट देते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं, बार बार लिए बेचे, बार बार लिए बेचे, तो ये जो है वो एक रिस्की सा भी काम होता है, और अच्छे खासे बंदे जो है इस शॉर्ट टर्म के चक्कर में ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाते हैं। हर टाइम स्टॉक मार्केट पर उनकी नज़र आती है कि मेरा शेयर ऊपर गया, मेरा शेयर नीचे गया। आपने अगर तो अच्छी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है कि यानी आपके शेयर बहुत अच्छे, यानी अच्छी कंपनीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो आप लोग जो कोशिश करें कि उसको मीडियम या लॉन्ग टर्म ही की तरफ आए, यानी लॉन्ग टर्म आप उनको शेयर्स को रखें, तो आपको वो बहुत अच्छा डिविडेंड देंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसने जो है वो नेस्ले के शेयर 200 रुपये के, यानी उस टाइम जब 200 रुपये उनकी प्राइस थी, उसने 500 शेयर ख़रीद लिए उसकी। तो उसकी यानी यही पॉलिसी होती थी कि मैंने शेयर हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रखने। तो वो 500 शेयर उसने 200 रुपये के हिसाब से 500 शेयर उसने परचेज़ कर लिए, और उसने तकरीबन 10 साल तक उसको होल्ड करके रखा। अभी तक उसके पास वो शेयर मौजूद है। तो वही 200 रुपये के शेयर आज 10,000 रुपये में पहुँच गई, ठीक है। यानी उस 200 की, यानी जो 200 उसकी वैल्यू होती थी, अब उसकी वैल्यू तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 तक नेस्ले के शेयर की वैल्यू है। तो यानी आप यानी एग्जांपल देने का मतलब ये है, अब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ नेस्ले ख़रीदे, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यानी उस बंदे ने 200 रुपये के शेयर ख़रीदे और 10,000 उसका रेट पहुँच गया। उस टाइम 200 रुपये के शेयर 500 यानी उसने शेयर ख़रीदे थे ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के, फॉर एग्जांपल अगर उसने शेयर ख़रीदे, तो आज उनकी वैल्यू कितनी, 8-10 साल में इतनी बड़ी ह्यूज जो है उसकी वर्थ जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसी तरह कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि हमने देखनी है कि हम
हमने उसके अंदर बाइंग की और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि उसके अंदर एक्सपेंशन हो रही है, कैपिटल गेन इंक्रीज़ हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, तो उस कंपनी का शेयर भी जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो एक इसका एक और आसान सा भी तरीकाकार होता है। मसलन आपको पता हो जाए कि स्टॉक मार्केट एक सर्कल की तरह ही है। जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह होते हैं, बाज़ औक़ात इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, बाज़ औक़ात आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर डाउनफॉल आता रहता है। ये तो आपने कोशिश करनी है, ये इसके पॉइंट्स हैं, आपने उन पॉइंट्स को पकड़ना है। ये मसलन हाई पॉइंट है, ये सबसे लो पॉइंट है, ये मीडियम और ये मीडियम। तो आपने कंपनी के शेयर ख़रीदने इस मीडियम रेट पर या इस नीचे, ये जो नीचे वाले लेवल्स हैं ये वाले, जब आप इन लेवल्स में शेयर ख़रीदेंगे तो ये ऐसे पीरियोडिक यानी स्टॉक मार्केट मूव करती है, हाई एंड लो जो है वो चलता आता है। तो जब आपने इन लेवल पर शेयर ख़रीदेंगे तो ये यकीनन ऐसी बात है कि वो एक टाइम ऐसा आएगा वो कंपनी लाजमी हाई पर अपने जाएगी वो, ठीक है। बाज़ औक़ात इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह मुल्क में होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, इवन कंपनीज़ के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वक्ती तौर पर उस कंपनी के शेयर डाउन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनी के शेयर डाउन हो गए और कंपनी गिर गई, नहीं, वो वक्ती तौर पर क्राइसिस होता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो शेयर जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर जो भी पहुंच जाते हैं। मैं आपको इसके हाईएस्ट और लोएस्ट भी बताऊंगा कि कैसे कंपनी के हाईएस्ट और लोएस्ट जो पीछे पीरियोडिक का हम जब स्टडी करेंगे कैसे इसका हाई और लो जो है वो निकाला जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी आपने हाई पर नहीं परचेजिंग करनी, आपने कोशिश करनी है लो पर परचेजिंग की जाए। जब आप एक दफ़ा लो पर परचेजिंग कर देंगे तो आपके पैसे भी सेफ़ रहेंगे और उसमें मैक्सिमम चांस ये है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस आपको कम से कम होगा। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कंपनी हाई पर है या कंपनी लो पर है? वो जो हमने इससे पीछे पीरियोडिक में हमने देखा था कि 10 साल रिकॉर्ड या 5 साल रिकॉर्ड या 1 महीने का रिकॉर्ड, उसको जो मैं आपको समझाऊंगा तो वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये आपके जहन में होनी चाहिए कि हमने कंपनी के अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे मिड टर्म लॉन्ग टर्म करने। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल पर। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको लेके जाता हूँ कंप्यूटर पर, वहाँ पर मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे जो है वो स्टॉक मार्केट के शेयर्स का जो है वो इंतखाब किया जाता है। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको एक फार्मूला छोटा सा बता दूँ, ठीक है। यानी इसको आप ये ना समझिएगा यही फार्मूला होता है, ये मेरी अपनी सजेशन है ये, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बात की कि कंपनी का जो EPS है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। यानी ये अर्निंग पर शेयर है, यानी अर्निंग पर शेयर कि कंपनी जो है ना शेयर पर कितने अर्न करिए, यहाँ से हम उसकी वैल्यू जो है यानी मैं जो है वैल्यू जो है इसकी निकालता हूँ और तकरीबन इसको बाकी शेयर्स जो अच्छे शेयर है उस पर अप्लाई करता हूँ तो तकरीबन सेम ही रिजल्ट आता है। अब आपने ये देखना है कि कंपनीज़ के जो EPS है, इस पॉइंट को आपने जहन में रखना है। जब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो आपको ये काम आएगा, यानी आपने जहन में रखना है। तो अर्निंग पर शेयर हम कंपनी की देखेंगे। अगर अर्निंग पर शेयर फॉर एग्जांपल, इसको मैं भी मिटा देता हूँ, अब यहाँ पर आप ये देखें अर्निंग पर शेयर EPS जिसको कहा जाता है अर्निंग पर शेयर। अब कैसे पता चलेगा कि कंपनी जो है ना, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की वर्थ मैंने आपको बताई 1 करोड़ रुपए की वर्थ है कंपनी की, और 1 करोड़ रुपए के हिसाब से फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ के हिसाब से उस कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है वो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल 20 रुपये, ये वैसे एग्जांपल के तौर पर। तो अब यानी अब कंपनी की वैल्यू जो है उसके शेयर की प्राइस उसकी कंपनी के वर्थ के मुताबिक 20 रुपये होनी चाहिए और स्टॉक मार्केट में उसको 20 रुपये का ट्रेड करना चाहिए। अगर किसी वजह से उस कंपनी का जो है वो वक्ती क्राइसिस की वजह से या मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से या पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से उस कंपनी का EPS जो है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका EPS 0.5 आ जाता है पॉजिटिव, तो 0.5 का मतलब है कि अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है इसको, अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये EPS जो है ये बन जाएगा 5 रुपये, यानी यहाँ पर, ठीक है। यानी किसी कंपनी का EPS जो है फॉर एग्जांपल ये 5 रुपये आ जाता है ये। तो यहाँ पर आप इसको यानी आप ये देखेंगे कि अगर किसी कंपनी का EPS जो है वो 5 रुपये है और वो कंपनी जो है वो 20 रुपये में ट्रेड कर रही है, तो आपने ऐसे शेयर का इंतखाब नहीं करना ये, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू 5 रुपये है और किसी तरह से वो 20 रुपये चली भी गया है तो ये वक्ती होगी और उसने फ़ौरन जो है वापस आ जाना है 5 रुपये में, तो इस शेयर का हमने इंतखाब नहीं करना। हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी का EPS यहाँ पर जो है वो 4 रुपये आ जाता है, यानी अर्निंग पर शेयर उसकी 4 रुपये है और उसकी जो है वो यानी 10 से हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 40 रुपीज़, यानी कंपनी की जो वर्थ है उसकी प्राइस 40 रुपीज़, यानी उसकी वैल्यू 40 रुपीज़ होनी चाहिए और वक्ती तौर पर वो ट्रेड कर रहा है 20 रुपये में। तो ये शेयर जो है ना ये आपने इसको परचेज़ करना है कि यानी कि ये 20 रुपये में वक्ती तौर पर ट्रेड कर रहा है लेकिन एक्चुअली इसकी वैल्यू जो है वो 40 रुपीज़ है। तो यकीनन जब भी हालात थोड़े बेहतर होंगे
कंपनी का शेयर 20 रुपये से 40 रुपीज़ की तरफ जो है मूव कर जाएगा, तो ऐसे शेयर का हमने जो है वो इंतखाब करना है कि उसकी अर्निंग पर शेयर से हमने अंदाज़ा लगाना है कि कैसे जो है वो उसकी अर्निंग पर शेयर की वैल्यू क्या बन रही है और शेयर किस पर ट्रेड करे। और कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्निंग पर शेयर से शेयर आपस में इनकी जो वैल्यू वगैरह होती है वो आपस में मैच कर रही होती है, जितनी अर्निंग पर शेयर आ रही है और शेयर भी उतनी रेट पर जो है वो ट्रेड कर रहा होता है। और कौन सी कंपनीज है जिनकी EPS बहुत अच्छी है, शेयर की वैल्यू डाउन हुई है वक्ती तौर पर और कल को जो है वो बेहतर हो जाएंगे और हमने उन्हीं शेयर का इंतखाब करा है। वो कौन से ऐसे शेयर्स जो है वो आपने खुद भी सर्च करने में आपको 1-2 एग्जांपल से भी जो है वो समझा दूंगा ये। और फिर मैंने आपको बता दिया कि जिस कंपनी की जो है वो EPS कम हो और शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो, आपने उन कंपनीज़ की तरफ जो है वो नहीं जाना, क्योंकि उसमें लॉस का चांस है वो बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। यानी जब कंपनी की अर्निंग नहीं है तो उसके शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ेगी ये, ठीक है। तो ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट है। अब हम चाहते हैं जो है ना स्क्रीन पर जाते हैं और स्क्रीन पर मैं आपको कुछ वेबसाइट के ज़रिए समझाऊंगा कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड कैसे निकाला जाता है, फाइनेंशियल कैसे निकाले जाते हैं और कैसे पता चलता है कि ये डिविडेंड ज़्यादा डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। जो डिविडेंड पेइंग ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं वो स्टेबल कंपनीज होती हैं जो प्रॉपर डिविडेंड देती हैं। डिविडेंड वही देती है जरी बात प्रॉफिट में जा रही है तो आपको डिविडेंड दे रही हैं। तो कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कंसिस्टेंट आपको डिविडेंड पे करती हैं, रिजल्ट अच्छे शो करती हैं, फाइनेंशियल जिनके अच्छे होते हैं, प्रॉफिट अच्छे होते हैं। तो हम चलते हैं अब दूसरे सेक्शन पर, कंप्यूटर सेक्शन पर। तो वहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह आपने फिर बाकी कंपनीज़ को भी डिस्कस करना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ख़ास तौर पर मोबाइल पर जो है वो कैसे आप लोग जो है ये जो ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज की जो सर्विस है वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो हर ब्रोकर जो है जिसके पास आपका अकाउंट होगा वो आपको जो है ना इसको आपको बताएगा कि कैसे जो है ना अपने ख़ुद अपने स्मार्टफोन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये आपके पास ब्रोकर का अकाउंट होगा तो वो आपको स्टॉक मार्केट की कौन सी जो ऑनलाइन सर्विस है वो जो है ना उसमें आपको लॉगिन करवाएगा। तो फिर आप घर बैठे बैठे बजाय ये कि ब्रोकर से आप ऑर्डर बुक करवाएं, आप घर बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन से स्टॉक मार्केट के शेयर ख़रीद सकते हैं और उसको जो है वो बेच सकते हैं। ये तो सारी जो डिटेल है वो सिर्फ आपके हाथ पर ही होगी, यानी आपके हाथ पर ही, यानी आपके थंब क्लिक क्या समझें वहीं पर ही सारा आप जो है ना पूरे अपने कारोबार को जो है वो चला रहे होंगे। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर प्ले स्टोर में हम चले जाते हैं। प्ले स्टोर जैसे कि आपको पता है कि हर स्मार्टफोन के अंदर प्ले स्टोर, ये मैंने प्ले स्टोर की एक एप्लीकेशन जो है आपके सामने खोली है। तो इसके अंदर जो है ना आपने जो है ना वो लिखना है किड्स, KITS किड्स मोबाइल, ये खुद ही आ गया ऊपर करके अगर आपको नज़र आ रहा हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो ब्लर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे ये किड्स जो है ये मैं करीब से अगर आपको देखो तो ये मैंने KITS किड्स लिखा है। तो इसको जब हम क्लिक करेंगे ऐसे किड्स मोबाइल पर तो ये सबसे पहले किड्स मोबाइल ऐप जो है ये आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है, किड्स मोबाइल ऐप, ठीक है। तो आप इस किड्स मोबाइल ऐप पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको जो है ना किड्स मोबाइल ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। ये तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसको जो है वो ओपन करते हैं। ये तो आप जब ओपन करेंगे तो ये इस तरह कुछ आपके सामने जो है ना ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऊपर यूज़र नेम है, जब आप किसी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलेंगे तो वो आपको एक जो आपका स्पेसिफिक नंबर होगा जिससे आप डील करते हैं, जैसे अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पर भी एक आपका ICCP की तरफ से जनरेट किया हुआ एक अकाउंट नंबर होता है, वो आप जो है यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे मेरा अकाउंट नंबर है मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो पासवर्ड वगैरह होता है तो हम पासवर्ड करके मैं आपको लॉगिन करवा देता हूँ। ये ठीक है। तो इस तरह जो है ना ये आपके सामने लॉगिन होके जो है ना ये स्क्रीन जो है ये आपके सामने आ जाएगी, जिसमें जो है आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना ये आपके सामने ये स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स वगैरह ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर्स हैं, ये इनकी सारी लिस्ट और ये कैसे बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अभी स्टॉक मार्केट जो है टाइम मेरे पास 3 बज रहे हैं तो स्टॉक मार्केट ओपन है क्योंकि ये 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट का टाइम होता है। तो ये बाइंग एंड सेलिंग जो है वो किसी भी शेयर की जो है वो चल रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपको जो ख़ास तौर पर जो स्टॉक्स पर है उनके शॉर्ट कोड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है तो उसको PPL इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या पाकिस्तान स्टेट ऑयल है उसको PSO से, या शेल कंपनी है तो इसको SHEL से, इसी तरह एवेंसियन कंपनी है तो AVN।
तो यहाँ पर ये इसके साथ एक सर्च बटन है, तो यहाँ पर सर्च बटन से आप सर्च भी कर सकते हैं, यानी कौन सी कंपनी का कौन सा कोड है और कौन से आप अपने इस टर्मिनल में ऐड करना चाहते हैं, जिसको आप देखना चाहते हैं, तो ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यानी हम लोग ये सर्च का बटन है, यानी यहाँ पर तो आप सर्च के बटन को क्लिक करेंगे तो जिस कंपनी को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्टर वाइज और अल्फ़ाबेटिकली जो है ये तो सारे अल्फ़ाबेटिकली है, यहाँ पर मार्केट वाइज आ जाएंगे। कंपनी आप सर्च करें कि कौन कौन सी मार्केट वाइज कंपनी है, या बैक करके आप जो है इस तरह सेक्टर वाइज, जैसे सेक्टर में जाएं तो आपको पता ये मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया था। ये सबसे पहले आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर नज़र आ रहा है, या ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स नज़र आ रहा है, केबल, सीमेंट, केमिकल्स, इसके अलावा क्लोज एंड कमर्शियल, ये सारे जो है ना आपके सामने इसकी डिटेल आ जाएगी कि कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक मार्केट के जो है वो शेयर्स होते हैं ये। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको अगली यानी बात बताऊं कि यानी जब आप कोई शेयर ख़रीदना या बेचना चाहते हैं तो इसका क्या तरीक़ाकार होता है। मसलन आप कोई शेयर, आपके अकाउंट में पैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने अकाउंट में, मैंने आपको जैसे पहले समझा चुका हूँ कि क्रॉस चेक के ज़रिए जब ब्रोकर के पास आप वो जमा करवाते हैं तो वो पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सपोजर का बटन होता है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल पता लग जाती है कि आपके अकाउंट में जो है वो कितना बैलेंस जो है वो मौजूद है। ये तो यहाँ पर ये जो अमाउंट होती है ये नीचे ये आपकी सारी अकाउंट को शो कर रही होती है। यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे, यानी आपको पता लग सकता है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे, इतने क्रेडिट मौजूद है। तो उससे फिर आप कोई भी शेयर की परचेजिंग करते हैं तो यहाँ पर शेयर ख़रीदा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो रेट आपके सामने, ये एक शेयर है, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यानी आपने ये ख़रीदना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है ASTL मेरे पास आ रहा है, ठीक है, यानी अमरेली स्टील का ये एक शेयर है जो अभी जो है ना 3450 इसका रेट है, ये सेलर रेट और ये बाइंग रेट जो है, यानी ये बाइंग रेट और ये सेलर रेट जो है ना, यानी ये ख़रीदना चाह रहा है और ये बेचना चाह रहा है। अगर आप अपना कोई शेयर इस रेट पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये ऊपर जो ऑप्शन आपको नज़र आ रही है बाई की ऑप्शन, और नीचे आपने कितनी अलॉट इसकी ख़रीदनी है, 100 ख़रीदने हैं, 500 ख़रीदने, वैसे इसकी कम से कम आप 500 शेयर जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप 500 इसका वॉल्यूम लिखेंगे। यहाँ पर जो भी आप इसका रेट, जिस रेट पर आप ख़रीदना चाहते हैं, जो उसकी रेंज है, तो उस रेट में जो है ना आप यहाँ पर रेट लिखकर और नीचे यहाँ पर अपना एक कोड आपका जनरेट होगा। जैसे डेबिट कार्ड यूज़ करते हुए एक आपका पिन होता है, यहाँ पर भी इसका भी एक पिन होता है। तो यहाँ पर आप पिन लिखेंगे और बाय करेंगे तो आपका वो शेयर जो है उस रेट पर, यानी जो आपने रेट लिखा होगा, अगर उस रेट पर आता है तो वो आप उसको ख़रीद सकते हैं। इसी तरह अगर आप, यानी फॉर एग्जांपल ये 3450 ये बार बार चेंज हो रहा है, आप इसको 34 जो है वो 3420 पर ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको 3420 लिखें। अगर उस टाइम में या किसी थोड़ी देर के बाद, या पूरा स्टॉक मार्केट का जब तक टाइम चल रहा है, अगर वो उस रेट पर आ जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो बाय हो जाएगा, जब आप उसको बाय की जो है ना वो बिड में आप डाल देंगे ये। फिर हम इसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एज आ मार्केट के तौर पर ख़रीदे, जितना मार्केट में चल रहा है उसी रेट पर ही मैं इसको ख़रीद लूँ, तो आप लिमिट में जाते हैं, यानी वो ऊपर बाय सिलेक्ट है, तो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर टाइप जो है ना ये इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे तीसरे नंबर पर आपको आ जाता है मार्केट। तो मार्केट में हम क्लिक करते हैं तो मार्केट में आपने कितने शेयर ख़रीदने, 500 ख़रीदने, 1000 ख़रीदने, तो यहाँ पर आप उसको लिखेंगे कि मैंने 1000 या कितने, तो जो भी मार्केट रेट होगा उस टाइम चल रहा होगा वो आनन फानन जो है वो आपके पास वो शेयर जो है वो परचेज़ हो जाएंगे। आपने यानी उसको कोई रेट नहीं दिया, बस आपने कहा कि मार्केट में जितने शेयर हैं बस वो मुझे जो है वो मिल जाए, तो मार्केट के हिसाब, यानी उस मार्केट में जो अवेलेबल है आपके रेट के मुताबिक वो सारे शेयर जो है आपके पास आ जाएंगे। यानी कोई सेल कर रहा होगा तो आप उससे आराम से जो है वो बाय कर लेंगे ये। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ, अगर आप पहले से स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, इसमें एक इस वाली जो ऑर्डर टाइम में एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन होती है जिसको हम लोग स्टॉप लॉस कहते हैं। ये स्टॉप लॉस असल में ये सबसे इम्पोर्टेंट इस मार्केट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो है वो नुकसान से बच जाए, यानी मकसद ये है कि आप कैसे नुकसान से बच सकते हैं। तो इसका यानी एक तो स्टॉप लॉस आप बाय पर भी लगा सकते हैं और एक सेलिंग पर भी लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर जो है ना मेरा कोई शेयर जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर जो है वो 34.55 पर अगर वो ट्रेड कर रहा है, तो वो शेयर जो है ना मुझे अगर तो आ जाए किसी थोड़े वाले रेट पर 33 पर आ जाए या 34 पर आ जाए, तो यहाँ पर हम उसकी वैल्यू वगैरह लिख देते हैं, यानी इस रेट पर आए तो मुझे मिले, अगर उस रेट पर ना आए तो मुझे ना मिले। ये ज़्यादातर ये हम यूज़ करते हैं जब हम स्टॉप लॉस उस वक्त लगाया जाता है जब हम रेट जो है ना वो सेल करते हैं। जैसे मैं सेल पर ऐसे क्लिक कर दिया, यानी जब आप शेयर बेचना चाह रहे हैं तो आप उसको सेल, यानी एक शेयर आपने ख़रीदा है
और उसको जो है ना आप चाहते हैं कि अगर वो शेयर जो है ना नीचे आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो शेयर बिक जाए, ठीक है। यानी स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है कि आप नुकसान से बच जाएँ। होता तो ये है कि आपने कोई शेयर ख़रीदा, फिर आप अपने काम काज में मसरूफ़ हो गए, आप बार बार स्टॉक मार्केट को नहीं देख सकते, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगा दिया जाता है कि अगर आप ना भी देख रहे हो और आपका शेयर जो है वो आप जो है ना किसी काम काज में मसरूफ़ हैं, उसकी तरफ आपकी नज़र नहीं है, और ये शेयर अगर डाउन हो जाता है तो आप उसके लिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि अगर ये शेयर डाउन हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ही बिक जाएगी, मुझे दोबारा से जो है वो पंच ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप सेल लिखकर, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये अमरेली स्टील का ही शेयर पड़ा हुआ है 34-50 रुपये में, तो आप इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं कि अगर आज के दिन में ये जो है ना नीचे आ जाता है, मसलन 33-50 पर आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही बिक जाए, जो है ना मुझे जो है ना बार बार इसको देखना ना पड़े। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो आपने सेल ट्रेड जो है ना सेल पर क्लिक किया और ऑर्डर टाइम में आपने स्टॉप लॉस लगाया, और स्टॉप लॉस के बाद आपने कितने वॉल्यूम के यानी शेयर बेचने, तो यहाँ पर मैं 500 लिख देता हूँ कि आपने इसको 500 में बेचने। अब यहाँ पर आप अपनी प्राइस लिखेंगे, आपने किस रेट पर इसको बेचना चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पर आ जाए तो बिके, वरना ये ना बिके शेयर। तो आप चाहते हैं कि अभी ये ट्रेड कर रहा है 34-50 पर, आप चाहते हैं कि ये 33 फॉर एग्ज़ाम्पल 33.50 पर 33-50 पर आए तो ये शेयर जो है ये बिक जाए, तो आप यहाँ पर 33-50 लिखें। और इसके साथ एक और लिमिट प्राइस भी है, उसकी भी आप छोटी सी रेंज नहीं लिखनी पड़ती है कि 33-50 से इतनी रेंज तक आए तो इस रेट पर निकल जाए। इसको कुछ पैसे जो है वो कम लिखने पड़ते हैं, बस आप 33 यहाँ पर अगर आपने 50 पैसा लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप पॉइंट डाल के 40 लिख दें, ठीक है। यानी 10 पैसे का फ़र्क के साथ आप इनको लिख दें। तो साथ ही फिर नीचे आप अपना कोड डालेंगे यहाँ पर, और कोड डालने के बाद सेल का बटन दबाएंगे। तो अब आप बेफिक्र हो जाएं कि जब ये स्टॉक मार्केट आप अपने काम काज में लगे, अगर आज के दिन में यानी जब वो सेशन चल रहा है स्टॉक मार्केट का, उसमें अगर आपका शेयर जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो इस रेट पर ऑटोमेटिकली वो शेयर बिक जाएगा। यानी उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बंदा कहता है कि मैं मेरा शेयर नीचे डाउन ना हो और फ़ौरन बिक जाए, तो हम लोग इसलिए स्टॉप लॉस लगा देते हैं। यानी आपने कोई चीज़ ख़रीदी, साथ ही आपने थोड़े नीचे रेट पर उसको स्टॉप लॉस लगा दिया, और स्टॉप लॉस लगाने के बाद यानी इसमें थोड़ी सी ये हो जाता है कि आपका शेयर मज़ीद डाउन ना, बाज़ औक़ात कंपनी के शेयर गिरना शुरू हो जाते हैं, तो स्टॉप लॉस से आपको वक्ती तो थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके शेयर जो है वो सारे बिक जाते हैं। ये ठीक है, ये उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर स्टॉप लॉस से रिलेटेड अगर आपको ये चीज़ समझना आई हो तो फिर आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं आपको मज़ीद डिटेल से जो है वो इसको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, और मैं आपको जो है वो ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपने एक शेयर को कैसे ख़रीदना, कैसे बेचना, और उसके अंदर क्या एहतियातें, कैसे पीरियोडिक चेक करना होता है, उस तरफ चलते हैं। अब हम चलिए, अब जो है ना मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी स्टॉक मार्केट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस तरफ जाते हैं, और हम इसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जितनी भी आपको डिटेल है वो सारी की सारी तकरीबन आपको इस वेबसाइट से मिलेगी। तो हम यहाँ ऊपर जो है इसको लिखते हैं www.psx, जैसे मैंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ था .com और .pk। तो जब ये आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टॉक मार्केट की जो पूरी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा ख़जाना मौजूद है, यानी पूरी डिटेल मौजूद है, इवन जो है ना आपके जो है ना ब्रोकर्स वगैरह की, और इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट के शेयर्स वगैरह की, और कैसे आप अपना जो है ना वो शेयर्स जो है ना रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना हम वैसे तो ये आपके सामने नज़र आ रहा है नीचे ये सारे जो शेयर आज ऑनलाइन जो ट्रेड कर रहे हैं उनकी डिटेल, और ये ख़ास तौर पर जो टॉप जो है ना आज के दिन परफॉर्म कर रहे हैं उनके जो है ना आपको स्टॉक्स यहाँ नीचे नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं PSX डाटा पोर्टल में। सबसे पहले यहाँ पर ही आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो समझ आती है कि कैसे जो है वो कंपनी के क्या प्रोफाइल्स वगैरह होते हैं कैसे। तो ये जब हमने PSX डाटा पोर्टल में गए तो यहाँ पर भी आपको एक ओवरऑल डिटेल नज़र आ रही है कि आज के दिन जो है वो ख़ास तौर पर शेयर की क्या पोजीशन है, मार्केट की क्या पोजीशन है, कब उसने हाई किया, ये टाइम साथ नज़र आ रहा है कि इस टाइम स्टॉक मार्केट कितनी पॉजिटिव थी, उसके बाद कैसे नीचे आई और फिर कैसे ऊपर चलेगी। यही इसकी एक खूबसूरती है स्टॉक मार्केट की कि ऊपर जाती है नीचे आती है, ऐसे ट्रेड कर रही होती है, और नीचे जब आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ताकि फिर हम हाई पर जाके उसको सेल आउट कर दे। तो ओवरऑल ये इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट का 40,829 पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है, और 420.45 पैसा जो है ये आज पॉजिटिव है मार्केट।
ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर मार्केट परफॉर्मेंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि आज के जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं वो ये सारे टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं ये, ठीक है। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा जो है आज इसके अंदर बाइंग है सेलिंग की, तो ये इसके साथ वॉल्यूम, और ये टॉप एडवांस कंपनी आज की कौन सी है, तो ये सारी डिटेल भी आपको नज़र आ रही है, और टॉप डिक्लाइन कंपनी भी ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो काम है ख़ास तौर पर यह है कि हम चेक करें कि कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है और वो कब से अच्छी जा रही है, आगे क्या उनका जो है ना वो इम्पैक्ट हो सकता है, और कैसे आगे जो है ना उनका शेयर बेहतर हो सकता है। तो अब यहाँ नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो ख़ास तौर पर जब आपने किसी कंपनी को सर्च करना है तो यहाँ पर ये सर्च का बटन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सर्च, तो सर्च में जो है ना यहाँ पर मैं कोई भी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कैप्को ही लिख देता हूँ, ये जैसे यहाँ नज़र ही आ रहा है कैप्को, तो कैप्को आपके सामने ये खुल गया ये शेयर, ठीक है। यानी ये ऐसा शेयर है जो मेरा भी फेवरेट है, लेकिन आपने जो है ना अपनी यानी चॉइस करनी है कि मैं कौन सा शेयर आपके लिए जो बेहतर है वो आपने ख़ुद डिसाइड करना है ये। तो यहाँ पर अगर हम इस कैप्को को जो है मैं क्लिक करता हूँ, तो कैप को क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, जैसे ये आपके सामने नज़र आ गई। तो इस कैपको की सारी डिटेल यानी आपके सामने आ जाएगी, यानी हर शेयर की डिटेल जो है ना आपने चेक करनी हो, तो इस तरह चेक करेंगे कि कंपनी को कैसे स्टडी किया जाता है, तो आपने इस कंपनी की पूरी स्टडी करनी है। तो यहाँ पर ये सारी आज के दिन की जो इसकी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी कि आज के दिन ये कितने हाई लो पर गया हुआ है, एक साल में इसके अंदर क्या चेंज आया और कैसे इसके अंदर तब्दीली आई। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एक साल में डिक्लाइन हमें नज़र आया 44.87 रुपीज़ की। अब हम अगर मज़ीद नीचे जाते हैं तो ये सारी कंपनी की जो है वो डिटेल है कि इसका चेयरमैन कौन है, CEO कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है। और ये भी एक बात बता दूँ कि आजकल जैसे कहा जाता है कि शेयर कैसे ख़रीदें, शेयर हवा में होते हैं, पता ही नहीं होता। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, शेयर हवा में नहीं होते, बल्कि जब आप कोई शेयर ख़रीदते हैं तो आपकी एक कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हवाई वाली बात नहीं होती कि आप उस कंपनी का आप हिस्सेदार बन रहे हैं। जैसे इस कंपनी के आप देखें कि इसके टोटल जो है ना जो इक्विटी प्रोफाइल में टोटल कैप्स पर जो इसके शेयर है, ये इतने ज़्यादा शेयर की तादाद यानी दिखा रहे हैं कि टोटल इतने इसके शेयर्स हैं, और इसने जो है ना इतने शेयर जो है वो यानी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो है इतने इसके मौजूद हैं। आगे इसने इन शेयर में से कुछ पब्लिक जो है वो उन लोगों को दिए हुए जो फ्री फ्लोट जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो ये सारी उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पर मौजूद है कि इतनी कंपनी के शेयर है, इतने मार्केट कैप्स हैं, तो ये सारी। अब अगर हम नीचे थोड़ा सा चलते हैं तो यहाँ पर इसके सारी फाइनेंशियल न्यूज़ जो है ना, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको नज़र आएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 2018 से लेकर 2019 तक इसकी सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। आप इसको पढ़ें, इसको थोड़ा सा स्टडी करें कि इसका कैसे कैसे इसकी रिपोर्ट में जो है ना इजाफा होता रहा। तो अब अगर हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इन्होंने यहाँ पर भी आपको एक कंपेरिजन करके बता दिया कि 2016 से लेकर 2019 अगर हम लोग बात करें इसमें ख़ास तौर पर इसके कितने शेयर्स वगैरह जो है कितने सेल और परचेज़ हुए, तो ये सारी उसकी डिटेल नज़र आ रही है। इसकी यानी सॉरी ये सेल यानी सेल कितनी हुई इस कंपनी को, यानी कितना फ़ायदा वगैरह पहुंचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन यानी सेल के बाद इसको कितना फ़ायदा है इस कंपनी को, इस सारी डिटेल आपके सामने नज़र आ रही है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यानी अपने लिए देखता हूँ वो कंपनी का जो EPS होता है यानी अर्निंग पर शेयर। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि कंपनी का 2016 में जो है वो अर्निंग पर शेयर 10 रुपये 31 पैसे थी, 10 रुपीज़ 73 पैसा, तो 12 रुपीज़ और 4.90। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये ऐसी कंपनी है जो ग्रो होने वाली कंपनी है, यानी जिसका EPS हर साल बेहतर से बेहतर आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो है ना ये मेरा जो मैं अपना फार्मूले से करता हूँ, जो मेरे हिसाब से इस कंपनी का जो शेयर है 14.90 यानी अगर इसकी 2019 की EPS है तो इसको कम से कम मैंने जैसे आपको बताया 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है 10 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि इसका और भी तरीक़ाकार होता है EPS के से जो है आप जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करना शेयर की। तो वैसे जो है ना एक जनरल जो है ना मैंने बनाया हुआ है कि 14.90 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंपनी का जो वर्थ है, इसके शेयर की वर्थ वो कम से कम जो है वो 149 रुपीज़ होनी चाहिए। लेकिन हम ऊपर देखते हैं कि ये शेयर जो है अभी सिर्फ 27 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो एक टाइम यानी मेरा ये यकीन है कि एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि ये शेयर जो है वो आलमोस्ट 149 रुपीज़ में जो है वो ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि इसकी EPS बहुत अच्छी है और यानी इसके मुताबिक यानी इसकी वैल्यू के मुताबिक इसको इतने रुपए में ट्रेड करना चाहिए। ये आजकल जो है कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से कुछ इकोनॉमिक जो है ना थोड़ी हमारी स्लो डाउन हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी इकॉनमी स्लो है। लेकिन जो ही हालात हमारे ठीक होंगे
तो उम्मीद है कि ये शेयर जो है वो ऊपर जाएगा, यानी ये बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा जो है ना शेयर। अगर हम मज़ीद इसके रेशो की बात करते हैं, इसके प्रॉफिट की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें कि इसका जो है ना, इस कंपनी का जो है थोड़ा सा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। जैसे 2016 में प्रॉफिट जो है 20.89 था, 2017 में थोड़ा डिक्लाइन हुआ, और यहाँ पर और इसके बाद 2019 में थोड़ा इसका प्रॉफिट जो है कदरे बेहतर होगा। ये कुछ कंपनीज़ के प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से जो है थोड़ी बहुत शेयर पर जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह ईपीएस ग्रोथ में अगर आप देखें तो इसकी ईपीएस 2016 में तो माइनस में थी, यानी -7.37 थी, रेड नज़र आ रहा है। बाकी ओवरऑल इसकी ईपीएस की ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। ये फिर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंपनी जो ख़ास तौर पर मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है, अगर आप वो ख़रीदें तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के शेयर होते हैं। जैसे अगर आप इसके पे आउट की बात करें तो इसने डिविडेंड कितना ये इसने दिया, तो आप ये यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि 2019 में, यानी दो इसके जो रिज़ल्ट थे, एक थर्ड क्वार्टर का, एक फाइनल रिज़ल्ट का, एक में उसने जो है 15% इंटरिम डिविडेंड दिया और फिर आखिर में जो है 30% फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो ये परसेंट निकाल के ये 1.5 रुपीज़ और ये 3 रुपीज़ यानी बनता है, ये तकरीबन 4.50 रुपीज़ जो है ये बनते। इसने 2019 में अपना जो डिविडेंड यानी जो अपना प्रॉफिट था वो लोगों में, अपने इन्वेस्टर में शेयर किया। फिर इसी तरह 2018 की बात करें तो 2018 में 4.43.50 और 48, ये तकरीबन आलमोस्ट 9 रुपीज़ जो है ना ये डिविडेंड बनता है, यानी इसने 2018 में दिया। इसी तरह 2017 की बात करें तो ये ऐसा शेयर है जो प्रॉपर डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, यानी आपको साल में 2 दफ़ा अपना जो है वो डिविडेंड दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उनमें जो है ना आपको कुछ ना कोई फ़ायदा होता ही रहता है। ये ओवरऑल अगर स्टॉक नीचे गिर भी जाता है तो डिविडेंड से वो आपको जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचाते रहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसकी देखना चाहें तो सारी फाइनेंशियल रिपोर्ट क्वार्टरली, एनुअली, ये सारी इसके अंदर मौजूद है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि हर वो शेयर ख़रीदना है कि जिसका ईपीएस अच्छा हो और ख़ास तौर पर वो डिविडेंड भी देता हो। बस ये 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। इनको बेस बनाकर जब आप कोई शेयर ख़रीदेंगे तो उम्मीद है कि वो आपको नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएगा ये। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक और वेबसाइट की तरफ ले जाता हूँ। अगर हम चेक करें कि ओवरऑल कंपनी का 10 साल रिकॉर्ड क्या था, वैसे तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट बताता हूँ कि वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो वो वेबसाइट क्या है, www.kscstocks.com। ठीक है, इस वेबसाइट पर आप चले जाएँ तो ये भी आपकी एक हेल्पिंग जो है वो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट है, ये केएससी स्टॉक्स के नाम से ये। तो अब हम जब इस केएससी स्टॉक्स की बात करते हैं, इस वेबसाइट में जब हम जाते हैं तो इसके ये जो लेफ़्ट साइड आपको नज़र आ रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पर ये मुख्तलिफ जो है ये इंडिकेटर नज़र आ रहे हैं। ये अगर आप इस लेफ़्ट साइड को देखें तो यहाँ पर जो है ना आपको मुख्तलिफ इसके पोर्टफोलियो ये नज़र आ रहे हैं, इसके सब्जेक्ट्स। तो इसमें हम चले, जैसे सारे आपने सर्च करने हैं और आपने इसमें चेक करना है और आपको समझ भी आ जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ है हिस्टोरिकल हाई लो। जब हम हिस्टोरिकल हाई लो पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज जो है वो आपके सामने आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है आप कंपनी को जो है यहाँ पर क्लिक करें तो ये सारी कंपनी स्टॉक मार्केट की जो मौजूद है आप इनको जो है वो सर्च कर सकते हैं ये। ठीक हो गया ये। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी हमने कैपको को देखा तो हम यहाँ से कैपको निकाल देते हैं। अगर हम कैपको को देखना चाहते हैं, ये सारा अल्फ़ाबेटिकली लिखे हुए हैं। तो IJK में जब आप जो आएंगे यहाँ पर ये कोट अद्दू पावर है ये। तो यहाँ पर जब मैं कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड को ऐसे नीचे कैलकुलेट को करेंगे तो ये आपके सामने जो है ये सारी वेबसाइट जो है ना इसकी थोड़ी देर में ये ओपन हो जाती है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी आपके सामने जो है ये ओपन हो गई है ये। इसका पूरा 2005 से लेकर 2020 तक पूरी डिटेल आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी डिटेल आपके सामने ओपन होगी। तो आप इस कंपनी को देख सकते हैं कि पूरे साल में यानी 2005 में जो इसका सबसे लो रेट क्या रहा और इसका हाई रेट क्या रहा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये कंपनी 2005 से बहुत अच्छी यानी शेयर के हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त जा रही है। यानी यहाँ पर आप देखते जाएँ तो कैसे कंपनी के रेट हर साल जो है वो बढ़ते गए। यानी अगर 2005 में 69.75 इसका हाई था तो 2006 में जो है ना ये थोड़ा सा डाउन हो गया। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते कंपनी एक तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये थोड़ा स्टेबल यानी रेट आपको नज़र आ रहे हैं ऑलमोस्ट 69, 53, 62, 56 तो ऑलमोस्ट स्टेबल। तो यहाँ पर जब हमने वो EPS की बात करते हैं, ये 2015 में अगर हम लोग बात करें तो 2015 में आपने देखा था जो ख़ासतौर पर 2016 में इसका EPS जो था वो ऑलमोस्ट 10 के राउंड अबाउट था। तो 10 फिर मल्टीप्लाई 10 किया तो 100 यानी 100 के राउंड अबाउट इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये 93.0 इसका हाई यानी ये रेट इसका था ये। फिर 2017 में 86, फिर 2018 में
66, फिर 2019 और 2020 में ये थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि ओवरऑल जो है हमारे आजकल जो आपको पता है पिछले 1-2 साल से बल्कि पिछले 3 साल की अगर हम लोग बात करें तो पिछले 3 साल से हमारी इकॉनमी जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हुई है। कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस भी हमारे मुल्क में जो है वो चलते आ रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जैसे ये हुकूमत जो है ये अभी इसको तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इम्प्रूवमेंट आ रही है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी अच्छी खबरें आ रही हैं और इकॉनमी से रिलेटेड भी अच्छी खबरें आ रही हैं। तो उम्मीद है कि ये जो ही हमारी इकॉनमी बेहतर होती है तो ये सारे ये जो 32 आपको रेट नज़र आ रहा है, ये 27 पर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये उम्मीद है कि अगले कुछ सालों में ये इस तरह के रेट यानी 99, 93, 86 और मेरे हिसाब से तो इसको ऑलमोस्ट 140 पर जो है वो ट्रेड करना चाहिए। तो ये जब सॉरी तो जो हालात बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह जो है ना ये और कंपनी का थोड़े से क्राइसिस वगैरह अगर ठीक होंगे तो ये शेयर जो है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल जो है ये अच्छी यानी स्टॉक मार्केट की कंपनी समझ जाती है। इस तरह एक और किसी की एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे यहाँ पर कोट अदू देखा तो दूसरा मैंने FFC लिखा हुआ था, यहाँ पर FFC में चले जाते हैं वापस बैक में, तो FFC का भी देख लेते हैं। वो भी एक अच्छी कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र, ठीक है, यहाँ नीचे, ठीक है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल फौजी फूड कंपनी लिमिटेड, यहाँ पर हम चले जाते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो इसका भी अगर आप प्रोफाइल देखें यहाँ पर तो ये आपको पूरा जो है ना 15 साला रिकॉर्ड आपको नज़र आ जाएगा। तो इसमें ख़ास तौर पर आपने ये देखना है कि जब भी आप किसी का शेयर ख़रीदें तो जो डाउन रेट, अगर आपको ये देखें इस पूरे 15 साल में इसका सबसे ज़्यादा डाउन रेट कौन सा था, अगर आपको उस डाउन रेट पर वो शेयर मिल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि वो बहुत अच्छा रहेगा, उसको आपको बहुत प्रॉफिट यानी वो शेयर देगा ये, ठीक है। यानी अगर ये सारे इसके हाई रेट है, अगर इन हाई रेट्स पर अगर आप वो शेयर ख़रीदते हैं तो ये इसके मैक्सिमम हाइट है, यानी उस मैक्सिमम जो अपने रेट पर ये ट्रेड कर रहा है, जो इसका ओवरऑल हाई लगा हुआ है अपनी अर्निंग पर शेयर के हिसाब से जो इसकी वैल्यू बन रही है उस पर ये ट्रेड कर रहा है, तो वो और क्या मज़ीद ऊपर जाएगा, वही उसकी वर्थ है। तो आपने ये लो जो इसके रेट नज़र आ रहे होते हैं उसको देखना है कि ये कौन सा शेयर ऐसा है जो अभी अपने लो पर ट्रेड कर रहा है और वो डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, कंपनी भी अच्छी है, तो आपने उस शेयर को जो है वो परचेज़ कर लेना है। तो यहाँ पर जो है ना ये तकरीबन उम्मीद है कि ये आप लोगों को ये चीज़ आराम से जो है वो समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हम तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। इसके जो है ना साइड पर आप देख लें कि यहाँ पर ख़ास तौर पर इसके जो है ना आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि कौन से शेयर कितने डिविडेंड जो है वो आपको देते रहें। तो इसमें जो है ना आप आ जाएंगे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में, ये जो आपको 4 नंबर पर नज़र आ रहा है कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो जब आप कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने फॉर अ स्पेसिफिक स्क्रिप्ट पर आपने क्लिक किया, यहाँ से आप देखना चाहते हैं उस कंपनी को यानी कब से कब तक देखना चाहते हैं, तो उसको यहाँ से आप उसकी डेट सेलेक्ट करें। जैसे 2019 है, आप इसको थोड़ा बैक चले जाएँ, तो इसको बैक में ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने 2000 जो है वो 7 आ गया। फॉर एग्जांपल 2007 की कोई सी भी आप डेट डाल दें, फरवरी यहाँ पर है तो, और यहाँ पर आज की करंट डेट जो है वो डाल दें और इसको और यहाँ से आप कोई कंपनी जो है ना देखना चाहते हैं, कौन सी कंपनी देखना चाहते हैं, तो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोट अद्दू कोई देख लें या फौजी फर्टिलाइज़र को देख लें, तो ये नाम लेने का मतलब ये नहीं कि आप ये शेयर ख़रीदें, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये यहाँ से मैं फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी FFC को यानी यहाँ पर कंपनी का नाम और साथ उसके सिंबल्स कौन कौन से हैं वो सारे मौजूद हैं ये, ठीक है। यानी आप सिंबल्स आपको याद होने चाहिए जब आप स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। तो अब ये आपके सामने ये सारा पेज नज़र आ रहा है। तो ये 2017 से लेकर ये आज 2019 है, तो ये सारी डिटेल जो है ये कंपनी की आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा। यानी 2007 से लेकर 2000 जो है वो 20 तक इस कंपनी की जो सारी डिटेल है वो जो है ना वो आपको जो है ना ये यहाँ से पता लग सकता है कि हर जो है ना साल में इसकी जो 4 मीटिंग्स होती हैं उसमें इसने कितना डिविडेंड पे किया, कितनी इसकी EPS रही। तो यहाँ पर आप देखें 2007 में इसका EPS था जो है वो यहाँ पर EPS 2.62 और इसका जो डिविडेंड इसने पे किया 25% इसने अपना डिविडेंड पेश किया। इसी तरह ये सारी डिटेल कैसे कैसे वो आगे बढ़ता रहा, तो इसको यहाँ नीचे से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सारी डिटेल आपको मिलती जाएगी। तो पूरी स्टॉक मार्केट के जो किसी शेयर को पूरा स्टडी करे, ये कितना डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, क्या इसने पूरी हिस्ट्री में एक दफ़ा डिविडेंड दिया या हर साल ये बार बार डिविडेंड पे करता रहता है,
तो ऐसी कंपनी जो बार बार कंटिन्यूस डिविडेंड देती रहती है तो उसका मतलब है ये कंपनी प्रॉफिट्स वाली कंपनी है। तो पूरा रिकॉर्ड फाइंड आउट करके हर शेयर को जो है ना सर्च करके फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें। अब लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे जो है आपको पता लग सकता है कि कौन सा स्टॉक मार्केट का शेयर बहुत अच्छा है। तो आप इसमें यानी सर्च में आप इधर ही जो है ना गूगल वाले पेज पर चले जाएँ, तो यहाँ पर लिखे टॉप कंपनीज हम लिख देते हैं टॉप डिविडेंड, ठीक है, या टॉप सिंपल लिख दें आप टॉप कंपनीज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ पर जो है ना टॉप 10 कंपनीज हम सर्च कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की कौन सी टॉप 10 कंपनीज हैं जो अच्छी यानी जा रही है जिसमें आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारी रोज़ नज़र आ रही है ये, ठीक है, यानी 10 आपके सामने ये रोज़ आ जाएंगे। तो हम ये क्लिक करके इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर पूरी आपको डिटेल नज़र आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट की कौन सी कंपनीज जो हैं वो टॉप 10। तो यहाँ पर आपको ये टेबल नज़र आ रहा है, तो ये सारी टॉप कंपनी है जो अच्छे प्रॉफिट में जा रही हैं और अच्छा जो है ना वो बिज़नेस कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को भी अच्छा डिविडेंड पे करती हैं। इसमें से ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, OGDCL है, MCB बैंक है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जैसे जिसको अभी हमने सर्च किया, पाकिस्तान पेट्रोलियम, पाकिस्तान ऑयल फीड, हब पावर, एंग्रो। तो ये टॉप की कंपनीज़ हैं। अगर आप इनके अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा यानी जो तजर्बा कहता है कि आपको नुकसान जो है वो बहुत कम होगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं। अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट उस वक्त कर रहे हैं जब ये अपने लो पर है यानी लो रेट पर है, आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें तो ये कंपनी जो है कुछ अरसे के बाद आपको एक अच्छा जो है वो कैपिटल देंगे, आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बढ़ाएंगे। तो इसकी एग्जांपल जो है आप ऐसे भी ले सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के शेयर जो हैं एक ऐसी कश्ती की तरह है कि आपने कश्ती पकड़ी हुई, आप डूब रहे हैं, आपने कश्ती को पकड़ लिया और वो कश्ती आपको अपने साथ साथ लेके जो है वो साहिल की तरफ लेके जा रही है। तो उम्मीद है कि ये तकरीबन आपको जो है वो समझ आ गया होगी। बस आपने कंपनी को पकड़ के रखना है और पकड़ के रखेंगे और अपने जो है ना वो पेशेंस को भी, सब्र को भी जो है ना रखना है और इसको जो है ना फिर इस तरह आपको ये कंपनी जो है वो खूब जो है ना फ़ायदा देगी अगर आप उसके अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और भी लास्ट टाइम छोटी सी वेबसाइट रहेगी, वो भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक और वेबसाइट है जिसका नाम है PK फाइनेंस, ठीक है। अगर आप पूरे दिन का उसका देखना चाहते हैं एक महीने का तो pkfinance.info, ठीक है, ये आप क्लिक करें इसको। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको उस स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो है वो काफ़ी, यहाँ पर आप उसका सिंबल लिखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैपको ही लिख देता हूँ ये, ठीक है। तो कैपको आप सर्च यहाँ पर डेटाबेस करें, तो डेटाबेस सर्च करने के बाद जो है आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा कि कैपको का कल का रेट क्या था और एक महीने का उसका क्या फ़्लो जा रहा है, यानी तो एक महीने की भी आप उसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि ये एक महीने में इसकी इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है ये। तो इस तरह भी आप स्टॉक मार्केट के किसी भी शेयर को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका पूरे 52 की वीक की कितनी रेंज रही है, कितना हाई गया है, कितना लो गया है, कितना वॉल्यूम रहा है, ये सारी डिटेल भी आप इसको यहाँ से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था सारा जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से जो है समझ आ गया होगा। कोई पोर्शन अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और अगर मेरे यानी बातों में कुछ आपको गलत महसूस हुआ तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अगर अच्छा लगा तो लाजमी इसको लाइक करें वीडियो को जो है और ख़ास तौर पर सब्सक्राइब करें चैनल को अगर मज़ीद वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरी। और इसके अलावा जो है आप कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो उसको मैं फिर डिटेल से जो है वो आपको समझा दूँगा। तो या वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद है कि तकरीबन स्टॉक मार्केट को ओवरऑल जो है मैंने कोशिश किया कि आपको एक ही वीडियो में सारा जो है ना मवाद दे दूँ ताकि पूरे अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाए। थैंक यू, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।